साथियों जय भीम। और आज लोकायत में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत से बात कर रहे हैं, श्री भारत पाटनकर जी और गेल ओम्बेड। एंड बोथ हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर द पीपल्स मूवमेंट इन महाराष्ट्र. Their contribution to the intellectual wealth of Ambedkarism, Phule Ambedkarite movement in Maharashtra and the country is enormous, and we are going to discuss various issues related to the movement and the struggle and the ideology which are confronting us today. So बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने समय दिया हमको। पहला सवाल भारत जी मेरा ये है कि आपका तो बैकग्राउंड जो है बहुत फैमिली बैकग्राउंड तो बड़ा संघर्ष का रहा। आपके पेरेंट्स जो थे वो पूरे स्वाधीनता आंदोलन में एक बिल्कुल एक सरकार एक प्रति सरकार चला रहे थे, और आप किसान मतलब पूरी फैमिली जो थी संघर्ष से थी। फिर आपने पढ़ाई किया तो आप मेडिकल प्रोफेशन में जाए, तो वापस कैसे जो है आप इस आंदोलन से जुड़ना कैसे हुआ? क्या आप कुछ बैकग्राउंड को थोड़ा सी बताएंगे? नहीं, आंदोलन से जुड़ना जितने हद तक जुड़ने की बात है तो बचपन से ही घर में आंदोलन था जी। तो आंदोलन से जुड़ने की बात तो घर से नहीं थी, घर से शुरू हो गई थी। तो मैं जब छोटा था तो तब से भी संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन था जी। उसके पहले भी घर में सोशलिस्ट पार्टी के लोग आते थे। सोशलिस्ट पार्टी तो बाद में लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी बन गई। जी जी जी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी में गए जी। तो घर में सभी जो स्टडी सर्कल्स होते थे जी, मीटिंगें होती थी। मेरी जो माँ के पिताजी थे जी, वो भी हालांकि 1940 के दरमियान कम्युनिस्ट बन गए थे। हाँ जी। वो सत्यशोधक आंदोलन के बैकग्राउंड तो हमारे सभी इलाके में है। जी जी। लेकिन वो जो जेल में गए आज स्वाधीनता के आंदोलन के तहत जी, तो उस वक्त कॉमरेड चितड़े उसी सेल में थे। अच्छा। और उनका परिचय हो गया और वो जो डायलॉग बनते गया जी, उसमें से वो कम्युनिस्ट बन गए। लेकिन वो कम्युनिस्ट भी थे उसी वक्त। अच्छा। और बाहर आने के बाद ये कांग्रेस का भी काम करते थे। अच्छा। तो ये दोनों एक अलग सा रसायन जो हम कहेंगे जी, जी, ये था। अच्छा। और हमारा जो पिताजी का घर था ये बहुत गरीब घर था। हमारा घर तो खेत मजदूरी करने वाला टोटली खेत मजदूर थे कुछ, और जैसे कुछ खेती बिल्कुल नहीं थी? नहीं, हमारी खेती बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। जिधर खेती थी हमारी वो तो चली गई थी। अच्छा। और दूसरे गांव में जीने के लिए हमारा फैमिली आई थी। और मेरे पिताजी जब पढ़ाई पाठशाला में करने जाते थे तो हफ्ते में जो छुट्टियां रहती थी, एक दिन की छुट्टी, उस वक्त भी वो खेत मजदूरी करने के लिए माता पिता के साथ जाते थे। तो खेत मजदूरी के सिवा ये तो उनका ज़िंदगी चलना असंभव था, ऐसा हमारा फैमिली था। अच्छा। माँ का जो फैमिली थी अच्छा। वो लेकिन उसमें थोड़ी ज़मीन वगैरह थी और वो वेल टू डू फार्मिंग फैमिली। जी जी। ऐसे उनका ये स्थिति थी। तो ये होते हुए भी आंदोलन में जाना ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी। मेरे दादी ने जी पिताजी को 7वीं कक्षा तक पढ़ने दिया। ये मुझे अभी तक समझा नहीं है कि जब पढ़ाई के ऊपर भी पाबंदी थी जी 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 सभी लोगों के लिए। जी जी जी। ऐसे हालात में खेत मजदूरी करते हुए फैमिली को ऐसे कैसे लगा उनको कि ये पढ़ने दो इसको। जी जी जी। तो मैं जब पढ़ने के लिए जाता था तो खेत तब दूसरे लोगों की बटाई पर खेती करते थे। अच्छा। तो जब सोइंग सीजन आता था तो वो मुझे कहती थी कि नहीं आज पाठशाला में मत जाना। तो यू गो टू फील्ड। अच्छा। क्योंकि उसके लिए फिर और किसको मजदूरी देनी पड़ेगी, अपने पास पैसा नहीं है। तो वो कहती थी कि ये कुछ आप तुम जो कह रहे हो कि मेरी पढ़ाई ये हो जाएगी वो हो जाएगी,
तो हम कुछ बमन के बच्चा नहीं है तो हाँ। तो ये बहुजन समाज का बच्चा है जी। तो उसके लिए ये रोटी का सवाल है। पढ़ाई के बाद में चीज़ आती है, अभी जिंदा रहने का सवाल है। बिल्कुल। तो ये हालत थी, फिर भी ये आंदोलन में पूरा टाइम पूरे बाहर घर के बाहर गए जी। अकेला ही लड़का था, बाकी सभी बहनें थी उनकी। अच्छा। मेरे पिताजी की। हाँ। तो इसी हालत में भी उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए आप, पाबंदी नहीं की आप जा रहे तो हमारा कैसे होगा। जी जी जी। तो एक बैकग्राउंड मुझे थी। और जब सीपीएम का सीपीआई भी हो गया, हाँ जी, तब भी मेरे घर में डिबेट चले हुए, मैं मुझे अच्छा, सुनने की अनुभव मुझे आया था। जी जी जी। ये एक बाजू होते हुए दूसरे बाजू ऐसे था कि हमारा गांव जो है सत्यशोधक मूवमेंट का गांव था। अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी और हमारी फैमिली जिधर एक गिरा हुआ बामन का घर था, हाँ जी, उसमें ही छोटा झोपड़ा बनाकर रहते थे। हाँ जी। उसके नज़दीक ही सत्यशोधक मूवमेंट चलाने वाले एक नेता रहते थे। अच्छा। हमारे गांव के वो जलसा भी लिखा करते थे। अच्छा। यानी कि सत्यशोधक जलसा, जैसे अम्बेडकरी जलसा था। जी जी जी। तो ये जलसा यानी कि एक प्रकार का नाटक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लाइव जैसे। तो ये प्रभाव और ये भी बैकग्राउंड उनके होने के कारण जी, ये जो आज़ादी का आंदोलन था जी, उसमें मेरे पिताजी ने 1940-41 इसी दरमियान हर एक गांव में एक पानोटा किया। अच्छा। मंदिर प्रवेश करवाया। अच्छा। और इसके लिए सब पूरा पैरेलल गवर्नमेंट का जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन था वो काम को लगाया था। तो अस्पृश्यता निर्मूलन की जो बात है और वो जाति के खिलाफ, जाति के ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने की जिधर तक बात है, तो ये वो करते ही आए थे। तो ये दूसरी बैकग्राउंड जी 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 मेरे लिए भी थी कि ये कुछ ऐसे नहीं था कि क्लास, जी जी सिर्फ क्लास ऐसा, कास्ट का भी फैक्टर। तो जो ये लोग सीपीआई में गए उनके लिए एक अलग बैकग्राउंड लेके गए थे। तो ये मुझे एक सहूलत थी मेरे जिंदगी से आई हुई। जी 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 कि ये सभी एक्सपोजर मुझे शुरुआती दौर से मिल गए, बचपन से मिल गए। बट व्हेन आई जॉइंड आई गॉट गुड मार्क्स एंड आई गॉट एंट्रेंस इनटू मेडिकल कॉलेज। यस। उस वक्त तो मुझे आंदोलन में हर हफ्ते इधर तो मेरे पिताजी के दोस्त जो आंदोलन करते थे उनका मर्डर हो गया। और मर्डर जो करने वाले थे वो महाराष्ट्र स्टेट के लोग थे, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में जो राज करने वाले लोग कांग्रेस के थे। जी जी। तो उस वक्त एक सीरीज ऑफ मर्डर्स हुए थे उस इलाके में। और जो महाराष्ट्र स्टेट के एक अंदर जो राजनीति चल रही थी उसमें प्रभाव कर सकते थे ऐसे लोगों के मर्डर्स करने का एक दौर चला था उसमें। अच्छा अच्छा। तो उसमें उनका मर्डर हो गया था जब मैं 2.5 साल का था। और उसके बाद फिर मेरे माँ को भी एक ऐसा था कि वो तो बेटर हाउस से आई हुई थी। जी जी। फिर वो स्कूल टीचर बन गई। अच्छा। स्कूल टीचर होने के कारण थोड़ा बहुत पढ़ाई का फैमिली चलाने के लिए कुछ आधार मिल गया, लेकिन she was threatened by the whole atmosphere. Okay. Yeah, maybe the fear. Yeah, after my father's murder. But she was. Your father was also murdered. My father was murdered. Oh. My father was murdered. I thought his friend. You were saying his friend. No, my father was murdered. Okay. And you were only two years of age. 2.5 years old I was. And he was murdered clearly because of the political reasons. तो अभी भी जब ये पानसरे दाभोलकर का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कांग्रेस वालों ने पहले मर्डर शुरू किया है। या ऐसे नहीं कि बीजेपी आने के बाद मर्डर हुए। दाभोलकर का मर्डर तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। और वो आज़ादी के लड़ाई के लिए जो अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार थे, उनका मर्डर इन लोगों ने किया है। किस टाइम पे वो व्हाट वाज द ईयर? 52। मतलब इतना जल्दी, मतलब एकदम पहले इलेक्शन के बाद। Was this some feudal relationship or something or caste? नहीं, feudal तो इस इलाके में नहीं था, रैयतवाड़ी एरिया था। तो कास्ट का कुछ हमारे एरिया नहीं, ये पूरा पॉलिटिकल था। अच्छा। ये आज़ादी के बाद पीपल्स कोर्ट इन्होंने चालू रखे
मेरे पिताजी ने, जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था। ओके ओके। तो पैरेलल गवर्नमेंट का तो पीपल्स कोर्ट चलते थे। तो पीपल्स कोर्ट की जरूरत क्या है? मोरारजी देसाई वाज अ होम मिनिस्टर। ओके। He was saying that why you are running the people's court? parallel Now government. it is a independent India's government. So my father said no, nothing doing. Because ये तो कोर्स हमें कुछ न्याय नहीं दे रहे। अच्छा, वो समय उन्होंने समय बोल दिया कि अभी या within 2 years period of time। या तो वो तो कांग्रेस छोड़ दिया ना, 48 में ही कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने। What was the reason? No, originally this group was in a left group. It was a basically left. In a Congress socialist section, and after independence they thought that the whatever freedom has been achieved is getting used for the capitalists and the feudal landlords. Yeah. So इसमें क्या है अभी? ट्रांसफर ऑफ पावर ये उनके डायरी में लिखा जो हुआ है, अच्छा, है कि सच्ची आज़ादी मिलाने के लिए हमें अभी लड़ना है। सो 26th जनवरी जी को आज़ादी का दिन मनाते थे कांग्रेस। हाँ जी, वो 30th से पहले। हाँ, तो उस दिन उन्होंने डायरी में लिख के रखा है 1947 को। अच्छा, 26 जनवरी 1947। हाँ जी, कि ये सच्ची आज़ादी अभी मिल नहीं रही है। अच्छा, अभी जो है ये सभी पूंजीवादी लोगों के ये जो सभी फ्यूडल लोगों के हाथ में जा रहा है। तो इसीलिए मैं अभी आज शपथ लेता हूँ और मेरी माँ का नाम लिया है। अच्छा, कि हम दोनों ये कर रहे हैं कि अभी हम सच्ची आज़ादी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। अच्छा। सो अरुणा असफ अली, अंडर द लीडरशिप ऑफ अरुणा असफ अली, हाँ जी, हाँ जी, this group, the whole group got away from Congress okay, and found a left socialist party. And that group in 1952 joined Communist Party of India. okay, लेकिन ये ग्रुप आखिरी दम तक कम्युनिस्ट पार्टी का अलग अलग वैसा ग्रुप था। अच्छा, कुछ लोग उसमें से सीपीएम में भी बाद में गए। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये कास्ट के बारे में थी, जी जी, और जो औरतों के बारे में जो रवैया है उसके बारे में थी, और कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव्स के बारे में भी इनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी, बिकॉज ये इनका ओरिजिन सोशलिस्ट जी जी ऐसे था। तो ये सभी लेके जो मैं मेडिकल को गया, हाँ जी, और आई वॉज इन 3rd MBBS, और 3rd MBBS में हमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का सब्जेक्ट है, अभी भी है। तो हमें प्रोफेसर कहा करते थे कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा आप तकलीफ मत लीजिए, हम आप लोगों को मार्क्स देने वाले हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट का कुछ आपको उपयोग नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये धंधे के लिए उपयोग वाला सब्जेक्ट नहीं। अच्छा, तो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोग बीमार ना पड़े, जी जी जी, ये उसके लिए प्रिवेंटिव, इसलिए क्या करना है यही बारे में वो सब्जेक्ट है। अच्छा, तो और उसी वक्त देयर वाज अ ड्राउट, वेरी एक्सट्रीम ड्राउट, one of the extremist droughts in Maharashtra was in 1972, 71, 72, 73. So I was doing my internship after MBBS, okay, and before going for MD gynecology, our groups were made and sent to employment guarantee scheme. Maharashtra was the first state to pass the employment guarantee scheme. This thing because of the movement. 1973. तो उधर हमें पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा आ गया कि ये जो बीमार लोग दिख रहे हैं, इनको खाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ये इधर कुछ उनको मजदूरी अच्छी ढंग से नहीं मिल रही है, और ऑल डिसीज आर डिफिशियंसी डिसीजेस। यस, तो इसमें वो सेकेंडरी स्टेज में दूसरे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये वो ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं जब डॉक्टर के काम करूँगा तो ये मेरा रॉ मटेरियल है जी, बिल्कुल, कि ये बीमार हो जाए और मैं पैसे कमाऊँ। बिल्कुल। सो माई पर्सनल डिसीजन टू बिकम द फुल टाइम एक्टिविस्ट बिफोर आई गेव एग्जामिनेशन ऑफ MD गायनोकोलॉजी। अच्छा, तो मेरे कुछ सभी टर्म्स भरे हुए थे, मेरे कुछ दिक्कत नहीं थी एग्जामिनेशन देने के लिए। अच्छा, you withdraw from the examination? I withdrew before the examination, long before examination in third term, and said that yeah, I am going out. But there was a background to that. That background was emergence of Dalit Panthers,
70s में युवक क्रांति दल एज ए सोशलिस्ट ग्रुप, एंड मागोवा was our group. Okay. The neo-Marxist group it was called as. Okay. Neo-Marxist. मागोवा is review. मागोवा का मतलब review होता है. So name of the group was also itself was a review. Magowa. So it was our criticism was that these Marxism which is understood by the communist parties is very traditional Marxism. Actually Marx never meant kind of things they are saying. Yes. They are economistic, they are trade unionistic, and they don't understand any cultural any issues, social agenda या this कुछ भी कास्ट वगैरह कुछ इशू समझ में नहीं आते इनके. नहीं बस समझ में नहीं आते, ये डेलिबरेट इग्नोर करता है. नहीं, हमारा कहना था कि ये समझते नहीं है. अच्छा. और इसलिए इनके साथ तो हम जा नहीं सकते. तो हमें खुद उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी जी, और हमें ये इश्यूज एड्रेस करने पड़ेंगे, खुद को ढूंढना पड़ेगा. तो हम कहे थे कि जो भी कोई होगा कि जो ह्यूमन लिबरेशन के लिए लिखा हुआ है, उसका नेतृत्व किया हुआ है, इन सभी को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे. तो उसमें हमने लिखा कि मार्क्स को भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे. तो युगांतर नाम का जो सीपीआई का अभी भी निकलता है उनका जर्नल, तो मेरे ख्याल से 15 दिन में एक बार निकलने वाला है वो. तो उसमें हमारे ऊपर बहुत सारी बड़ी आलोचना आई थी. अच्छा. कि अभी अंडे से बाहर आ रहे हैं और मांस के ऊपर कमेंट्री कर रहे हो. तो हमारा एक मैगजीन निकलता था मागोवा. अच्छा. और उसका नाम था, ग्रुप का नाम ही वो था. तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर खुद को अंडा ले करना नहीं आता है जी, हम अंडा नहीं पैदा कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि अंडा अगर सड़ा हुआ है जी, तो सड़ा हुआ है कि नहीं है हम बता नहीं सकते. बिल्कुल. उसके लिए अंडा ले करने की कैपेसिटी होने की जरूरत नहीं होती है. तो ऐसे बहुत बिटर डिबेट उस वक्त था. लेकिन उनको ऐसे भी लगता था कि ये बहुत लगन से काम करने वाले लोग हैं कि हमारे पार्टी में आना चाहिए. लेकिन हम जा ही नहीं सकते थे क्योंकि इसमें कुछ नहीं था. देयर वाज नो ड्रीम. यस. देयर वाज नो अल्टरनेटिव सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसका कुछ नहीं था. केवल मतलब एक प्रकार से सर्कुलर मूवमेंट थी और काइंड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इश्यूज इन द पॉलिटिकल इश्यूज, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. जी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. उसके बियॉन्ड सोशल कल्चरल इश्यूज में कोई पॉइंट क्लास का इशू नहीं है, वुमेन्स का इशू नहीं है जी. इवन क्लास का इशू भी जो है जी वो इशू ट्रेड यूनियन के आगे जाके नहीं था कुछ. नहीं वो तो मैं भी उसमें काफ़ी टाइम पे काम किया. मैंने एक चीज़ फाइंड आउट किया कि जब आप क्लास की बात करते तो उनका जो स्ट्रक्चरल लीडरशिप का है वो तो सब एक ही उसका क्लास भी देख सकते हैं. तो कहाँ से इमर्ज करता है. तो मतलब हाउ मेनी ऑफ रिक्शा आर देयर, अगर हम बोले उस तरीके से कि जो इमर्ज करके आया कोई लैंडस कम्युनिटी एकदम अच्छे आर्थिक स्थिति से आए हुए. हमने तो लोगों को बोला कि भाई हम भी क्लास को मानते हैं, लेकिन कम से कम जब क्लास की बात करेगा तो दलित पे ही तो पहुंचोगे, लैंडलेस पे ही तो एग्रीकल्चर वर्कर पे पहुंचोगे. लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं देते रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में. तो हमारी दो आलोचना थी कि ग्रामीण इलाकों में जी ये लोग कोई एग्रीकल्चर लेबर को संगठित नहीं कर रहे हैं जी. ये किसान बोल रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लेबरर नाम का चीज ही इनके लिए नहीं है, अस्तित्व में नहीं है. सीमांत मजदूर का तो बात करते थे आप. तो हम लोगों ने पहला जो ऑर्गेनाइजेशन किया वो अस्वाइल धुले डिस्ट्रिक्ट जो है अभी का नंदुरबार. हाँ जी समझ गया. तो उधर श्रमिक संगठन नाम का आदिवासी इलाका है. हाँ जी. लेकिन वो सभी उनकी जमीनें छीन ली गई थी. गुजरात से जो लैंडलॉर्ड्स आए थे ब्रिटिशों ने लाए थे. अच्छा. क्योंकि ये लोग कपास करने के लिए तैयार नहीं थे और उनको तो कपास की प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उन्होंने पूरा रेल किया रखा था. तो इनको लाके इनकी जमीन के ऊपर बिठाया. अच्छा. और ये लैंडलेस लेबरर करके खुद के ही जमीन के ऊपर काम करने लगे. तो उनकी जमीन पीछे उनके से छीन लेके पीछे आदमी लाना और खेत मजदूर करके जो खुद का राइट है वो इस्टेब्लिश करना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी. और बलात्कार रैम्पेंट थे. अच्छा. फ्लॉगिंग वाज रैम्पेंट. एवरी वीक देयर वाज सम फ्लॉगिंग इन सम विलेज ऑफ सम एग्रीकल्चर लेबर. तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना यही एक क्राइम था. अच्छा. ऐसा इलाका था उस वक्त. अच्छा.
तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो उसी तरीके के इलाके में विलेज कमिटीज, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, तहसील कमिटीज, तहसील ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के देयर वाज द फर्स्ट ऑफ द सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच स्टूड ऑन इट्स ओन फीट इन महाराष्ट्र। उसके पहले एग्रीकल्चर लेबरर्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तरीके की चलने वाली। श्रमिक मुक्ति दल वहीं से शुरू? नहीं, वही मागोवा। अच्छा, मागोवा। इसका पूरा नाम कैसे रखते थे आप मागोवा का? मागोवा इज अ सिंगल वर्ड। अच्छा, इसकी कोई मीनिंग जैसे रिव्यू? हाँ, आगे जाते वक्त हम पीछे का रिव्यू लेते हैं, उसका मतलब मागोवा है। जी। That was the only name. बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है क्योंकि इसके at the same time Naxalite movement was there. So I was also knowing that everybody of us knew it, but we were not attracted towards that. We were saying that it is not possible with the way of violence. इधर जो अल्टरनेटिव है, क्रांति का माने क्या है, मुझे कौन से तरीके का जीवन मिलना है, ये समाज मुक्त कैसे होगा, इस तरीके का कुछ अपना सपना बिल्ड करना, ये मेन है। बिल्कुल। और ये खुद लोग रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल। तो ये अगर रास्ता नहीं है तो शस्त्र तो कोई भी हाथ में ले सकता है ना। जी। तो ये बैंडिट्स भी लेते हैं शस्त्र हाथ में, बिल्कुल, वो रिवोल्यूशनरी नहीं बन जाते। बिल्कुल सही। तो इस तरीके का हमारा उस वक्त ये विचार था। लेकिन युवक क्रांति दल नाम का जो सोशलिस्ट फैक्शन से, सोशलिस्ट प्रवाह जो है, उससे आया हुआ ग्रुप था, वो ग्रुप भी हमारे पैरेलल उभर आया था। अच्छा। और दलित पैंथर उसी वक्त था। तो इसलिए कास्ट का क्वेश्चन है, जो यानी कि नामदेव डसा या जेवी पवार हो या डांगरे, ये सभी हमारे दोस्त लोग थे और उनके साथ हमारा बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन था। यानी कि हम लिटरेचर में भी थे, जी। कविता लिखने में भी थे, अभी सभी लोग इकट्ठा मिलते जुलने वाले लोग थे। तो कास्ट क्वेश्चन was becoming main for us, not only because of the ideology, but all these young people were thinking together, though their organizations were different. So that was a माहौल वही था। यानी कि जैसे कि यूरोप में उसी वक्त विद्यार्थी आंदोलन था, विद्यार्थी और वर्कर्स का आंदोलन था, ब्लैक पैंथर्स का आंदोलन था, गेल उस वक्त जो थी, उस वक्त उधर जो आंदोलन में भाग ले रही थी, सिविल राइट्स मूवमेंट में थी, और ब्लैक मूवमेंट के साथ एसोसिएट थी, एंटी वियतनाम वॉर मूवमेंट में थी। जब फुले का स्टडी करने के लिए इधर आ गई, it was 1973 her book came out. Yes. So before that she was here. Yeah, I think when I discussed with her long time, before I think she came in 1960s here. No, 1960s she came and went back. Yes, okay. She was briefly here. Like many students still come from their country. लेकिन 70s में वो अभी 71 से यहाँ पर ही फॉर रिसर्च ऑफ दिस वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो सत्यशोधक मूवमेंट, सो कल्चरल रिवोल्ट बुक उससे आ गया। तो शी वेंट अराउंड ऑल ओवर महाराष्ट्र, और वो किधर ये लोग थे, देहातों में ही थे वो। हाँ जी, बिल्कुल। तो शहरों में बहुत कम थे, तो वो लेफ्ट से भी मिली उसी वक्त। तो हमारा परिचय भी उसी से हो गया। अच्छा। तो उन्होंने जो महात्मा फुले के बारे में री-इन्वेंट किया, बिल्कुल, वो खुद के लिए इन्वेंट किया, हमारे लिए री-इन्वेंट किया। सही। तो दैट वाज रिवीलिंग टू अस आल्सो। और दैट हर बुक वाज नॉट पब्लिश्ड बाय एनी प्रोफेशनल पब्लिशर, but her book was published by लाल निशान पार्टी, महाराष्ट्र की जो है। अच्छा। उसका जो साइंटिफिक सोशलिस्ट ट्रस्ट नाम का पब्लिकेशन था जी, उसके तरफ से ये किताब पब्लिश हुई है। हाँ जी। अच्छा। इसलिए वो कमर्शियली किसी भी दुकान में पहले ज़माने में उपलब्ध नहीं थी। अच्छा। ये बाद में जब उसका मराठी भाषांतर हो गया तब प्रोफेशनली वो पब्लिश किया गया। जी। वही अलग बात है। तो उसे इंट्रोड्यूस भी हो गया। अच्छा। और गेल इज वन ऑफ द रीजंस। For me, family was Satyashodak. My grandfather, mother's father, and my own family. Our villages were Satyashodak villages. But theoretically speaking,
we got educated from two sources. Personally also myself, because of her association, our association with each other. And secondly, when I started working in textile workers movement along with the rural area. हमारे खुद के गांव में भी श्रमिक संगठन था वेस्टर्न महाराष्ट्र में. It was difficult there because it was a caste ridden society. It is a caste ridden society. आदिवासी बहुल एरिया में खेत मजदूर वही ज़्यादा है 100% ऑलमोस्ट. तो श्रमिक संगठन बनाना खेत मजदूरों का संगठन ये रिलेटिवली इजी था. जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसमें दलित खेत मजदूर है, ओबीसी खेत मजदूर है, मराठा खेत मजदूर है. ये सभी खेत मजदूर अलग अलग जाति के. तो ये कह रहे थे कि ये थोड़ी दलितों के साथ ये तुम क्यों जा रहे हो. उसी जाति के जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं वो इस तरीके से जाति के आधार पर फूट डालने की कोशिश बहुत पहले से शुरू से करते थे. सो वही उसी बैकग्राउंड पे भी वो हम सक्सेसफुल हुए. So when we were only 24 years old or something like that in those days, but it was a big movement. And it was the first time that agricultural laborers from all castes, including Dalits, got organized and shouting slogans bravely. Had a morcha in their own village. So that was a different kind of a challenge they created. So Magoa created this kind of a thing in rural areas. And in urban areas, I was as a full-time activist also working in textile workers. उधर सत्यशोधक विलेज से आए हुए वर्कर्स थे. अच्छा. और डिलाइल रोड जो इनको मालूम होगा, डिलाइल रोड जो है जो गिरंगांव जिसको कहते हैं उसके हाथ में है. अभी तो गिरंगांव वो रहा नहीं. तो वो जो उधर एक सत्यशोधक का केंद्र है. अच्छा. विचारे गुरुजी करके थे. तो वो लोगों को भाषण कैसे करना सिखाते थे और लोगों को सत्यशोधक विचारधारा भी सिखाते थे. तो एक ऐसा एक विलेज था कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ. 150 workers were living in one common hall from all castes. It was unique kind of a village. No picture of any god. Mind well, nobody was their mentor. Their village was Satyashodak. Once upon a time, that village had taken all gods and threw into the well. And those villagers, Christian villagers, Dalit villagers, Balutedar or Jajmani caste villagers, and Maratha Kunbi villagers, all of them stayed in that what they call as Gala, Baitak is a Gala. And not only that, that was the only Gala, only common room is a big 150 people may so. Big hall actually. And so 3 shifts. Everybody would sleep according to the shifts. So you count their beds up there. So these many people are staying there. So there was not even a single calendar carrying the God's image. Still that thing is there. This district, like this district only? This is Kolhapur district. Kolhapur district. The Satyashodak movement was very strong also in Kolhapur district, Satara district. So that whole village was like that. Then changes have taken place, many changes have taken place after that. But this is in mid 70s and even up to the mid 80s it was like that. Even now that particular gala, that particular hall is still Satyashodak type of thing, and all caste people live there. Without gods. Otherwise, So there we founded Krantiba Phule Sanskritik Manch in 1980. No, 1978. 1978. So Magoa was dissolved just before emergency. Dissolved means we couldn't remain together. That was
it was a vague kind of a thing. And probably we couldn't have a common dream also. So during emergency we had to come together because warrants were there on all of us. Yes. And some people like me, we remained underground, and I was one of the person who mobilized masses remaining underground, not going to the jail. So people who were remaining underground, they were staying in some abode and not doing anything. Yes. Just writing leaflets and giving for distribution. But I was one of the persons, few persons who were organizing masses, and they couldn't understand from where the organizing is getting done. Okay. So that some textile workers activists invited us there in textile workers. And during emergency there was a big strike in textile workers, NTC mills, National Textile Worker, National Textile Corporations mills. And workers went to the top of the, like Kanpur strike was there. Okay. In 1970, 1980s, early 1980s. So this was during 75. And they said that if you do something, then we will throw the gas cylinders from out there. So Vasant Patil was the chief minister at that time. So he said that I will go, and he himself came to the textile mill. And he appealed that people are not listen. But he said that I will not take any action. And I will talk with you about the problems. So that actually gave us an inspiration that people are ready to fight against emergency in mass. Yes. So we again came together in textile workers. So there, after Magoa, many people, the Magoa group was mainly 90% Brahmin. Okay. Very well educated. But that was also remarkable. IIT graduates were 75%. The rest were doctors or engineers. And those people had very bright future in those days. Yeah, but Even now they have a bright future, traditionally speaking. But that was that composition had its effect on how you think about the caste issue and etc. But the second group which we came together, it was basically Dalit Bahujan and working class people. Okay. I mean, 90% were more than 90%. Dalit Bahujan. Dalit Bahujan. And coming from working class background. So that group had 4 kind of activities. One is this Krantiva Phule Sanskriti Manch. Second was Samagra Sadak Natak Chawal. That was a street play book. Samagra Sadak Natak Chawal. Third was the exhibition movement that we call it, the poster exhibition movement. Okay. And publishing booklets on that issue on which we had a street play. So this was the whole thing. And other issues of the people related to their daily life, not as a working class, but as a people living in locality, as a community, including as a working class. They were taken as Lokadhikar Chawal. We organized a Lokadhikar Chawal, People's Power Movement. Okay. So these movements we started in a Girangaon area. And once that movement was, all these movements were going ahead, people started saying that you should form a बाकायदा ग्रुप बनाइए उसमें क्या नई दिशा मिल रही है तो this time we had Phule, Ambedkar and Marx together. Okay. And Samir Muktidar was founded on that basis that we are now going ahead with the synthesis of these 3 theoreticians of the liberation of the downtrodden. When did it come into being? In 1980. 1980. तो जो उस दौरान भी धूले पे जैसे शरद पाटिल जी काम कर रहे थे, तो how was it? Parallel. It was parallel. We didn't know each other at that time. अच्छा. We knew Sharad Patil because of our Dhule movement. Because he was also working in Dhule. Yeah, that's what I was saying. But his problem with him was, and up to the end was, that his movement was
of the Adivasis encroaching the forest land and getting that land for the Adivasis. Okay. The practical movement was this. The ideological movement was about the caste simulation, and about understanding the caste, etc. Yeah. So there was kind of a gap between these two. Secondly, what he said in written form, that what is the program for caste annihilation? The program of caste annihilation for him was educating people in class movement. We don't agree with that. Educating people in class movement will not agree about caste. Oh, about okay. caste. Okay. So इसमें से कुछ हुआ नहीं, वो तो मूवमेंट तो क्लास की होगी. जी जी. तो कास्ट को खत्म करने वाली मूवमेंट जो है एक इधर से आएगी. जी बिल्कुल. So that was our question. So we went to that direction. So otherwise बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कुछ थेरेटिकल कंट्रीब्यूशन किया है, या तो महात्मा फुले ने जो कहा है, ये दो चीजें हम बेसिक मानते हैं. जी बिल्कुल. ये उसी वक्त से कि जो शरद पाटिल कभी मेंशन नहीं किया कि स्त्री शूद्राति शूद्र, दिस इज द फॉर्म ऑफ अलायंस ही इमेजिन्ड, and he actually tried to bring into practice. तो स्त्री शूद्राति शूद्र ये अलायंस अभी भी जरूरी है, अभी भी वही है. तो that was the one basis, and secondly two kind of interpretations. Baba Saheb Ambedkar has said that it is a division of laborers and it is a graded inequality. Yes. So if it is graded inequality, then each caste is enemy of each other. Yes. So if that is to be eliminated yeah. amongst ourselves, yes, then there should be a common dream. Yes. What is going to be that dream? So वो ढूंढने की कोशिश हम लोगों ने शुरू की. Okay. तो ढूंढना चाहिए, निर्णय लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट लगा हमको. और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ढूंढने लगे कि भाई ये इसी समाज में मेरी फसल की कीमत बढ़ा के देनी चाहिए, मेरी पगार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, बोनस अच्छा मिलना चाहिए. इसके आगे जाके मैं इस व्यवस्था को कुछ ठेस पहुंचाऊं, ऐसे फ्यूचर से जुड़ा हुआ मेरा डिमांड क्या है, इसके लिए हमें ढूंढना चाहिए. सो इन दोज डेज वी थॉट अबाउट like Kamani Employees Union tried to run the Kamani factory. When owner tried to said that I cannot run the factory now, I am retrenching it. So in that form, what can we do in industrial sector? What can we do in agricultural sector? So while doing this whole effort, then we came out, in short, shortening the bigger story, that we started thinking that we should put forward interim alternatives which would take us towards the final alternative. तो स्टडी सर्कल्स लेके होने वाला नहीं है कि समता नाम की चीज स्टडी सर्कल में लेना है और वास्तव में ट्रेड यूनियन मूवमेंट करना है, तो इधर रहेगा वो समता. तो प्रैक्टिस में समता का कुछ काम कर रहे नहीं है, और गुलाम करके अच्छा कैसे जिए, गुलाम ही रहेंगे लेकिन थोड़ा अच्छा गुलाम रहेंगे, अच्छा जीने वाला गुलाम. जी बिल्कुल, ये दिमाग में रहेगा. तो फिर इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज वाज वन थिंग व्हिच वी इन प्रैक्टिस वी ट्राई टू bring in drought eradication movement, and we said that the water is a resource. We should not be related to the land ownership, क्योंकि land also was once upon a time a natural resource. अभी वो इतना establish हो गया है कि उसे पानी को तोड़ना चाहिए. पानी तो पब्लिक एक्सचेकर से तैयार हुआ है, डैम्स कोई वैसे हुए हैं. तो ये पानी जो है ये लैंडलेस या मार्जिनल फार्मर या 50 एकड़ वाला आदमी, इनको पहले क्या होना चाहिए कि लाइवलीहुड, यानी कि एग्रीकल्चर के बेसिस पर लाइवलीहुड अच्छा चले, कुछ बेसिक नीड्स फुलफिल करने वाला लाइवलीहुड जाए, उसके लिए कितना पानी लगता है. सो वी एक्सपेरिमेंटेड ऑन दैट.
with the help of farmers, and we studied about it. We had a Vijnana Yatra for drought eradication. Why drought started coming? Whether there were droughts before. Yes. Low rainfall low rainfall is a reason for droughts. If there was no drought during, because wherever there was a low rainfall, then drought is something different. Yes. So what is it? So that kind of exploration started taking place. So people themselves were involved into the research. Okay. So we arrived at the point कि ये हो सकता है, होना चाहिए कि पानी का बंटवारा इक्विटेबली होना चाहिए. पीने का पानी तो होना ही चाहिए. जी जी जी. लेकिन ये जीने का पानी है, बिल्कुल जीविका का पानी. सही बात. तो जीविका का बेसिक क्या है? इतना है. अच्छा. तो ये जो है, ये जीविका करने के लिए खेती से उपज करनी है जी. तो इतना पानी लगता है. जी जी. So that was found out by us from various experiments and etc. अच्छा. And we had a big movement in Western Maharashtra and in drought-prone area of the Western Maharashtra and nearer Marathwada area. And we said to the government that this is our findings. And we showed that जितना भी पानी है वो पानी सभी को ऐसे तरीके से दिया जा सकता है. So nobody should go to the slums of Mumbai and Pune or Ahmedabad or to some city like Aurangabad. They should be sustaining their livelihood on the basis of land and water. Yes. So it is possible. There is a resource. There is no paucity. Why are not doing it? But yeah, this is a very important question because I have this complaint a lot of time because I work on the land issues a lot because we felt that land reform or land redistribution or collective land was an important part for social justice, which actually was left by our mainstream movement, including even the left. I know some places they talked about कि जल जंगल जमीन हो जनता के अधीन, लेकिन वो हमारे जो इवन बहुजन मूवमेंट से बाहर हो गया. हाँ, नहीं तो इसमें लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि लोग खुद पूछने लगे ना हमें. जी जी जी. भाई ये पानी के लिए तो क्या होगा. जी. तो रूरल एरिया में पुराना एक प्रैक्टिस है. अच्छा. कि मेरे पास पानी है लेकिन मेरे पास उतनी जमीन नहीं है. तो क्या करें, मेरा पानी और तुम्हारी जमीन. दैट इज द अलायंस व्हिच दे डू. ओके. तो ऐसे अगर इसमें हो सकता है ना. जी जी जी. ये तुम्हारी 50 एकड़ है तो मुझे 3, 4, 5 एकड़ का पानी है. तो 10 लोग, मेरे जैसे 10 लोग आपके 50 एकड़ कर सकते हैं ना बटाई में. तो इसका मतलब कि जो आपने पानी का बंटवारा किया वो फैमिली के हिसाब से किया या फैमिली मतलब पर फैमिली इतना मिलना चाहिए. नॉट वन पर्सन. अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक फाइंडिंग तो 1000 cubic meter per head is required if person is not going to be forced for migration. Okay. अगर 1000 cubic meter per head नहीं मिलता है तो people have to migrate. ऐसे है. So basically आपका जो water distribution का formula था, क्योंकि Gail talked a lot about that and I wanted to speak. So that means कि you are saying that all rural families, particularly those who are like working masses, श्रमिक या बहुजन हम जिनको बोलते हैं बहुजन, वही तो ज्यादा लैंड कम होने वाले लोग हैं ना. हाँ, तो मतलब उनको सबको आप बराबर करके पानी देंगे और फिर जिसके पास लैंड ज्यादा है या कम है वो नेगोशिएट करके वाटर शेयरिंग. इसका एक सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक अटपाड़ी नाम का तहसील है जी. उधर अभी ये पूरा क्लोज पाइप सिस्टम जी, पूरा टोटल क्लोज पाइप सिस्टम एक्सेप्ट फॉर द मेन कैनाल एंड इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा. ये 20-25 बरस के स्ट्रगल के बाद और उनको भी स्टडी में इन्वॉल्व होना पड़ा जी. इसके बाद अभी इम्प्लीमेंटेशन चालू है. अभी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है. अच्छा, कब से स्टार्ट हो रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज? अभी 16 साल से होगी. ओके. 2016 से 2005 में पथदर्शक प्रकल्प मंजूर हो गया. अच्छा, 2005 में. हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में करो. जी जी जी. तो बम्बई में बहुत बड़ा आंदोलन किया था बेमुदत तरीके से और ठिया आंदोलन हम कहते हैं.
indefinite sit-in. जी 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 जी. So thousands of people were there. जी जी जी. So there was a big meeting with the chief minister and etc. And they had to agree with the model for a model thing. So 2 tehsils were taken. Okay. Atpadi and Tasgaon. But out of those 2, now for practical implementation, as a first model, Atpadi tehsil is taken. अच्छा. And now its total distribution system is ready. Now they are going to have निविदा निकाल रहे हैं, अभी काम करना चालू करने वाले हैं. अच्छा. On the verge of starting the actual construction work Okay. for distribution. Okay. So ये इक्विटेबल का एक जो मॉडल है, अभी हम कह रहे हैं कि अटपाड़ी शुड बी जनरलाइज इन महाराष्ट्र एंड इंडिया. जलयुक्त शिविर क्या? जलयुक्त शिविर नहीं, जलयुक्त शिवार, हाउ इज इट डिफरेंट? नहीं, जलयुक्त शिवार ये कुछ नहीं है, महात्मा फुले के आगे कुछ नहीं है. 1983 में महात्मा फुले ने जो शेतकऱ्यांचा असूड में लिखा है, किसान हिप ऑफ द फार्मर्स, तो उसमें जो लिखा है किसान का कोड़ा, हाँ वो किसान का कोड़ा, तो उसमें जो लिखा है वही पांडव क्षेत्र विकास बोलते थे. अभी जलयुक्त शिवार बोलते हैं. अभी 350 मिलीमीटर रेनफॉल में कितने भी आप बंधारे करो, कितने भी कुछ करो, वो तो हर बरस भरने वाले नहीं. इट्स इम्पॉसिबिलिटी. तो ये सच्ची कॉन्सेप्ट क्या है कि जिधर उधर का पानी पूरा आप कंजर्व करो हर एक जगह, और जितना कम पड़ेगा, यानी कि 1000 क्यूबिक मीटर पर हेड के लिए वो पानी हायर रेनफॉल एरिया में जो डैम हुए हैं उससे लाओ. और दिस इज कॉल्ड एज कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर. सो अटपाड़ी मॉडल इज बेस्ड ऑन कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर. दिस इज द फर्स्ट मॉडल बेस्ड ऑन conjunctive use of water. So all the bandharas, all the small check dams, all the small irrigation, minor irrigation tanks, all the farm ponds, all the wells, and the water coming from Koyna Dam or whatever, all this water is treated as a total water, and that is distributed equitably. So हर एक के खेत में जो कुआं है वो उसका भाग है. अच्छा. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी भाग है. अच्छा. तो ये कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर के सिवाय ये हो ही नहीं सकता था. सो व्हाट इज द मॉडल सेइंग कि कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर इज ओनली पॉसिबल, आई मीन इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली पॉसिबल इफ यू डू कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर. And conjunctive use of water means whatever is shortfall you bring from the high rainfall areas. So and there should not be overlap. So जितना कम पड़े उतना ही बाहर से लाना, उससे ज़्यादा नहीं लाना. हाँ. और जब सभी को ये मिनिमम मिल जाएगा और पानी बचेगा तो कमर्शियली जिसको ज़्यादा कुछ कमर्शियल एग्रीकल्चर करने हैं उसको दे दो. ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिल जाएगा, वो पैसा जनता के विकास के लिए इस्तेमाल होगा. I remember Gale's article on this long back. I think it came in the Hindu, and when Arundhati Roy wrote several pieces, she had mentioned it. And there was a lot of criticism of it, because बहुत सारे लोग तो they feel very offended, you know, and it was made like as if you are proposing a kind of a pro-globalization or pro-corporate lobby, big dam lobby. So many people ask me this question about is Gale supporting the pro-dam lobby? I said, no, she has own experiences, you have your own experiences at this. I have not come this place, but I had heard about the water work that you're doing. मेन सवाल ये है कि हम लोगों ने नर्मदा के लिए भी अल्टरनेटिव रखा हुआ था. और के आर दाते नाम के इंजीनियर थे जो गवर्नमेंट में थे, लेकिन बाद में वो पहले से ही मूवमेंट वाले थे. तो उन्होंने गवर्नमेंट का सभी, ही वॉज गोइंग टू बी चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र इरीगेशन. तो बोले कि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं अच्छी तरीके से, और ये सिर्फ बड़े लोगों के हाथ में पानी देने वाला चीज़ है. तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था. तो ये भी मूवमेंट के साथ थे, और वो सभी ने मिलके एक अल्टरनेटिव किया था कि 100 मीटर्स
के ऊपर फ्रीज कर दो हाइट नर्मदा की, क्यों उधर से कैनाल चालू होता है। सो कच्छ और सौराष्ट्र में ओवर साइज डैम्स बांधो और वो ये जो पानी आ रहा है नर्मदा से उसे भर दो। सो एक जगह पानी स्टोर करने के बजाय अलग अलग जगह या वो सभी जगह पानी स्टोर कर दो, और ये बरसात के दिनों में होगा। तो डैम की हाइट तो 100 मीटर से रहेगी। तो शी वॉज नॉट एग्रीबल टू दैट। पीपल ऑफ गुजरात, आई मेड अ कैंपेन इन गुजरात विथ माई कलीग अविनाश कदम, and people of Gujarat were agreeing to that in those days. Congress government was there, but this movement was not agreeing to that. ये ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे आपने तो विकल्प दिया, हम लोग जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि फूले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये सब लोग एक विकल्प लेके थे पहले से ही। और जो अभी जो मूवमेंट चल रही है वो ज़्यादातर जो है एक क्रिटिक तो है करंट सिस्टम का, लेकिन उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं, वो तो आर्ग्यू करते हैं। उन्होंने बहुत पुराने ज़माने में 20 साल पहले पर्यायी विकास नीति नाम के विषय रखा हुआ था। बाबा राव जी जो है वो एक विषमता निर्मूलन शिविर हर वर्ष लेते थे जी। तो उस वक्त हमने एक निबंध उसमें लिखा था। अच्छा। और उनका भी था। तो वो उन्होंने आर्गुमेंट ऐसे किया था कि हमारा राइट है कि नहीं है, अगर हमारे पास विकल्प नहीं है तो हम कुछ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। हम बोले कि आपका राइट तो है, लेकिन इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हम अभी अंबानी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट करने वाले थे। 22 गांव की खेती जाने वाली थी रायगढ़ में। अच्छा। और ये कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट था। तो इसमें हम लोग कहें कि भाई ये इतना ही 300 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड बी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल। जी बिल्कुल। और इधर का प्रयास वगैरह सभी ग्रुप जो इसमें रिसर्च करते हैं उन सभी को बुलाया था हम लोगों ने, उसमें से एक अल्टरनेटिव दिया था। और बहुत बड़ा मास मूवमेंट 5-6 बरस हो गया उसको। अच्छा। 3 लॉन्ग मार्चेस हो गए बम्बई तक। और एकदम बहुत तगड़ा मूवमेंट हुआ था जी। और आखिरी में वो जो जमीन है वो इलीगली, एक्चुअली इलीगली, अपरेंटली लीगली वाज ट्रांसफर्ड टू देम। उनका टाइटल बदल दिया था जी। वो फिर से लोगों का टाइटल बन गया, वापस लोगों को वापस मिल गया। और अभी फिर से वो प्रकल्प रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। दिस इज ओनली एग्जांपल इन इंडिया। यस यस, रायगढ़। अभी हम कहेंगे कि ये पॉसिबल है जी जी बिल्कुल। अभी नहीं तो क्या है कि इससे नौकरी मिलती है, नारायण राणे आ गए कि इससे नौकरी मिलती है, ये होता है। कितनी नौकरी देते हो? बिल्कुल। 22 गाँव में खेती जितनी एम्प्लॉयमेंट दे रही है जी, फिश की खेती होती है और दूसरी बाजू धान की खेती होती है। ये दोनों मिला के जितनी इधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जी जी, उससे 25% भी जनरेशन नहीं होगा आपके पावर प्रोजेक्ट से। बिल्कुल। 300 people we are going to be employed, not more than that, and plus contract laborers. वैसे भी अगर जितने भी जगह देखें, अगर इन्होंने जितने इनकी कोई भी पावर प्रोजेक्ट करे, if they require 300 acre of land, they really acquired more than 3,000, 4,000, 5,000. And that is again a different aspect of it. But basically it is not necessary at all. Yeah, no, that I agree. No, potential इतना है, अभी विंड का पोटेंशियल इतना है, सोलर का सूरज का है जी। ये पोटेंशियल गवर्नमेंट के पास है जी। और इतना ही नहीं कि दुनिया के सभी पूंजीपतियों के पास है कि इधर का पोटेंशियल कितना है जी। सही कह रहे। दूसरा एक चीज है कि विंड मिल्स आ गई जी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने कैसे आंदोलन किए, जमीन की कीमत बढ़ा के देनी चाहिए। नोबडी थॉट अबाउट विंड। सो वी सेड दैट कि कीमत बढ़ा के देने में क्या है, ये क्यों आए हैं? हमारी जमीन देख के नहीं आए हैं जी। ये हमारे जमीन के ऊपर जो विंड बहती है उसकी डेंसिटी है, उसकी वेलोसिटी है, वो देख के आए। तो ये किसकी है, ये हवा किसकी है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ये कॉमन है ना प्रॉपर्टी, तो इसका हमें क्या मिलने वाला है वो जी जी। अभी भी वो आंदोलन चालू है, लेकिन इसका द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया वाज दैट कि इनको 2010 में इधर कानून करना पड़ा कि
1 मेगावाट के पीछे इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट के पीछे 15,000 रुपया उस गांव को ये कंपनी को देना पड़ेगा। अच्छा। सो दैट इज समथिंग टू बी गिवन टू द कॉमन एक्सचेकर, यस, because they are using that wind. That wind is not belonging to them. And so that is their reminder every year. That is a reminder to them that this doesn't belong to you. Yeah, but एक आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन भी है, जैसे स्टेट apparently स्टेट इज बिकमिंग वेरी पावरफुल, और जिसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोल रहे हैं, वो तो जनता के पास में बहुत सालों से हैं, और अभी वो सारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज स्टेट इज क्लेमिंग दैट इज द एमिनेंट डोमेन ऑफ स्टेट। तो जैसे गुजरात के अंदर है, क्लेम कर रहे हैं क्योंकि पीपल्स मूवमेंट इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि कॉमन्स की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं अभी गुजरात में था, उसी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को लेके एक मीटिंग में गया हुआ था, और ये सवाल आया कि जैसे किसान की हालत बड़ी ख़राब है, जो नोमेडिक कम्युनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली मालधारी जो गुजरात में बोलते हैं, और उनके जो पशु हैं, जैसे ऊँट को जैसे उन्होंने राष्ट्रीय पशु घोषित किया, राजकीय पशु राजस्थान गवर्नमेंट ने, और ऐसी गाय वगैरह को कोशिश कर रहे हैं, और पूरा गोचर, पूरा मेडोज, पूरा पास्टर लैंड दे हैव सोल्ड अप टू ऑल दिस प्राइवेट कॉर्पोरेशन। ये तो है ना, ये तो सवाल है कि हम वो उनका क्या करना चाहते हैं, कि हम कह नहीं रहे हैं, हम लोगों को मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, लोग मोबिलाइज होने के लिए तैयार हैं। अब लेफ्ट क्या या तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, अम्बेडकर एंड मूवमेंट, लोग क्या कहते हैं, एक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि लोग अभी जमा ही नहीं हो रहे। हमारा एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हद तक हम पहुंच सकते हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो जैसे कि इतने डिफिकल्ट मांग के लोग इकट्ठा कैसे होंगे ऐसे लगेगा, लेकिन ये दोनों मांगे डिफिकल्ट मांगे थी। जी जी जी, ये जो रायगढ़ वाली मांग तो वेरी डिफिकल्ट है, अनइमेजिबल थी, और ये भी जो विंड के लिए कुछ मिलना, जी जी, कि वो जो आदमी है जिसकी ज़मीन है, उसको भी उसकी ज़मीन खरीद के नहीं हम देंगे। जी जी, बिल्कुल। हाँ, ये ज़मीन को भी वो विंड के लिए कुछ मिलना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात है, मतलब जो पॉइंट आप कह रहे हैं इतने देर से, और आपने पूरा एक ऑल्टरनेटिव भी दिया। दो चीज़ें जो हम जब इंडिया में एक अगर एनालिसिस करें या देखें मूवमेंट्स को लेकर के खास करके, तो जैसे बाबा साहब की मूवमेंट थी या ज्योतिबा फुले की मूवमेंट थी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में था, चैलेंजिंग दी ऑर्थोडॉक्सी ऑल्सो, चैलेंजिंग दी बेसिक नॉर्म्स ऑल्सो। अभी जो मूवमेंट चल रहे हैं वो बेसिकली जितने भी उसके बाद हमने देखे हैं सोशल एक्टिविज्म के नाम पे भी, वो उस पर एंटी कास्ट की कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है, मोस्टली वो जुड़ी हुई है इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के। नहीं, ऐसे अभी क्या है कि अभी का कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट देयर इज नो एनालिसिस। हम कास्ट की बात करते हैं, एक्टिविस्ट लोग या थ्योरेटिशियंस जी, ये पुराने कास्ट की बात करते हैं, और वो भी गलत तरीके से करते हैं कि हम कहते हैं कि 3000 सालों से हम कास्ट के वजह से हम शोषित हैं। तो हम कहेंगे कि वही रोमिला थापर से लेकर कोसंबी तक, कोसंबी कुड बी एग्जाम्प्टेड टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन रोमिला थापर और ये जो सभी बिपिन चंद्रा वगैरह तो नहीं, बिपिन चंद्रा तो नहीं, किसी भी हिस्टोरियन जो है कि बुद्धिस्ट पीरियड में कास्ट थी क्या, इवन शरद पाटिल। जी जी जी, सो आई विल से दैट बुद्धिस्ट पीरियड में कास्ट सिस्टम था कि नहीं था। तो हम देखें तो कास्ट सिस्टम नहीं थी जी। अगर कास्ट सिस्टम थी तो आपको दिखाना चाहिए कास्ट सिस्टम किधर थी जी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिज्म का जो कत्लेआम हो गया जी, उसके बाद ही कास्ट सिस्टम एस्टेब्लिश हो सकी इस देश में। अभी ये 1000 बरस जो है उसका स्टडी हमें मददगारक हो सकता है जी, बिल्कुल। ये नहीं है, अभी लोग कह रहे हैं कि अभी जो कास्ट की जो जॉब है ये करके कुछ जिंदा नहीं रह सकता है, तो किधर है कास्ट? तो अभी कास्ट सिस्टम है कि नहीं है, इसके ऊपर ये सिर्फ बातें करते हैं हम कि नहीं है ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर है तो किधर है दिखाओ, अगर है तो उसको ख़त्म कैसे करना है, उसका कुछ स्टडी नहीं है। कुछ हम लोगों ने, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, कुछ हमारे जैसे 2-3 लोग हो गए उन्होंने लिखा है।
या एकेडमिक फील्ड में। जी जी जी। लेकिन उसके 4-5 लोगों के आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कॉन्टेम्परेरी कास्ट सिस्टम के ऊपर, तो जैसे जैसे हम बोलते हैं अभी किसान आंदोलन है, हाँ, किसान आंदोलन की जितनी डेफिनेशंस भी हैं देश भर के अंदर जब भी हुए हैं, मोस्टली जैसे चौधरी चरण सिंह थे, सबसे बड़े नेता माने जाते थे अपने ज़माने में, तो उन्होंने एक डेफिनेशन है कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर कैन नॉट बी कॉल्ड किसान, कैन नॉट बी कॉल्ड किसान, हाँ, किसान हो ही नहीं सकता है। अभी जितना मूवमेंट्स है, जब इतना लंबा होता है, एसईजीज के खिलाफ मूवमेंट हुआ, कई जगह चला, कई जगह नहीं चला। अभी जो आदिवासी आंदोलन है तो उस पर दूसरे लोग नहीं आते हैं, आदिवासियों को बाहर निकालते हैं तो सभी तैयार हो जाते हैं बोलने के लिए नक्सलवादी है, दलितों का क्वेश्चन आता है तो किनारे पे हो जाते हैं। तो एक जो पूरी एक कोहेसिव मूवमेंट बननी चाहिए जिसको हम बहुजन बोलते हैं, उस पे मतलब वो पॉलिटिकल तो स्लोगन में तो चल रहा है कि भाई हम बहुजन में नहीं है, लेकिन जो ऐसे इश्यूज पे एक दूसरे का साथ पे हमें एक हमने मुझे यानी कि समय के मुक्ति दल ने जी जी और व्यक्ति साहब मैंने एज देयर प्रेसिडेंट जी we took an initiative in bringing together all left and Ambedkarites in a caste annihilation movement in Maharashtra जी 1.5 years or 2 years back. उसका एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ जी कि हमने एक प्रोग्राम रखा कि कास्ट सिस्टम की अभी की हालत ये है, अभी हमें जितना समझता है इतनी है। अभी ये कास्ट सिस्टम खत्म करने वाली मूवमेंट बाबा साहेब के बाद खत्म हो गई है। बिल्कुल। Even Dalit Panther didn't have any, or Magova, etc. We didn't have any idea of annihilating the caste. तो अभी एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर हमें इकट्ठा आना चाहिए कि दिस फोरम वुड हैव ओनली वन पॉइंट, कास्ट एनिहिलेशन। अभी उसका तो ये सभी प्रस्ताव रख के सीपीआई, सीपीएम, लाल निशान पार्टी, छत्तीसगढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, भारी बहुजन महासंघ, या तो ये जोगेंद्र कवाड़ी वाली पार्टी है, अच्छा उसके XYZ RPI है, ABCD RPI है, ये सभी को बुलाया था। तो उसमें भारी बहुजन महासंघ, CPI, CPM, लाल निशान, छत्तीसगढ़ कम्युनिस्ट पक्ष, ये लोग आ गए। और एक सेकुलर मूवमेंट देयर इज ऑल्सो ये RPI का ही भारी बहुजन महासंघ से जरा बाजू गया हुआ एक आंदोलन है, दैट इज अम्बेडकराइट आंदोलन। दो इस नेम इज वो मैं समझ गया ना, उनका हमने इंटरव्यू गौतम गौतम जी, हाँ, तो उनका है। ये सभी हम इकट्ठा थे। अभी इतना अच्छा रिस्पांस था उसको कि सभी मुक्ति दल का एक वैशिष्ट रहा है कि ये ऐसे अलग तरीके के आंदोलन करने की वजह से और उसमें कास्ट और जेंडर फैक्टर लाने की वजह से हम कास्ट के ऊपर जिसको सवर्ण कहेंगे, सवर्ण नहीं थे वो, यानी कि महाराष्ट्र में मराठा जाति के लोगों को बामन लोग ऊपर से पानी डालते थे। तो आई टेल देम दलित अत्याचार जब होते हैं दलितों के ऊपर, तब ये नॉन अनटचेबल कास्ट, ऐसे मैं कहूँगा, नॉन एक्स अनटचेबल, जो एक्स अनटचेबल लोग कास्ट जो है वो छोड़ के जो जातियाँ हैं कि जो डाउन ट्रॉडन है, श्रमिक जातियाँ हैं, लेकिन वो इन दैट सेंस अनटचेबल नहीं थी। जी 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 बिल्कुल। तो उनका मोबिलाइजेशन हम कर सकते हैं, हम किए हैं, अभी भी करते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो ये कास्ट एनिहिलेशन कॉन्फ्रेंसेस 10 कॉन्फ्रेंसेस महाराष्ट्र में हो गई। अच्छा। मराठवाड़ा, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न सदर्न महाराष्ट्र, विदर्भ, एंड देयर वाज अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम पीपल। इसके बावजूद भी जब प्रोग्रामेटिक लेवल पर हम आना चाहते थे, उसके पहले इंटरकास्ट मैरिजेस के सेंटर भी कुछ जगह हम खोले, ये इसके बैनर के अंदर। जी जी जी। और इंटरकास्ट मैरिज सिर्फ करके कुछ होने वाला नहीं है, मालूम होते हुए भी एक रास्ता है। हाँ, लेकिन जब ये उसका बाकी जो मेन प्रोग्राम्स है वो उसका अमल में लाने के लिए आंदोलन करना, ये शुरू होने के पहले इन लोगों को इलेक्शन याद आ गए। इलेक्शन आते गए ना बीच में, जी जी जी, मुंबई वाले इलेक्शन, ये वो इलेक्शन, वो इलेक्शन, अभी सभी लोग उसमें चले गए। इलेक्शन में हम तो कुछ पोजीशन लेते नहीं है, ऐसे नहीं है, लेना ही पड़ता है। जी बिल्कुल लेना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन बाजी जो है बार-बार इतनी है
कि ये आंदोलन अभी ऐसे खत्म करके रखा है। क्या ये भी कारण हो सकता है कि इलेक्शन की जो राजनीति है, मतलब दो राजनीति जैसे आप भी हैं, हम लोग भी सब सोचते हैं और एक्शन में रहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम किसी एक उसमें पॉलिटिकल बह जाना पार्टी चाहिए बह जाए। लेकिन अभी जैसे जैसे जो राजनीति में जो बहने वाले लोग हैं और उसमें सारी पार्टियां हैं, मतलब जिनको हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो भी जातियों को अपना मतलब फिक्स मानना चाहता है, तो उसको ब्रेक करने का किसी का इंटरेस्ट है या नहीं है? आपके इतने समय में नहीं दिखाई ऐसे रहा है कि जब कास्ट एक्चुअली डेमोक्रेसी इज अ थिंग वी शुड हेल्प इन एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ वोटिंग based on voting, as Baba Saheb said, because it remained restricted to the one vote, one individual, one vote. Yes. Within that framework, because of that, what happened actually is that it couldn't go beyond it, and caste started becoming ossified around the vote banks. Yes. अभी ये है कि ये पॉलिटिक्स ही वोट बैंक का हो गया है, कास्ट बेस्ड वोट बैंक का। जी बिल्कुल। तो कोई भी बहुजन कास्ट हो, कोई भी दलित कास्ट हो, ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स अभी द मेन पॉलिटिक्स। जो जनरल पार्टी कांग्रेस जैसी है, बीजेपी जैसे है, वो भी वही पॉलिटिक्स करती है। और बीएसपी जैसा जो था वो जाति तोड़ो समाज जोड़ो से लेकर किधर जाती है पार्टी वो, तो जाति जोड़ो तब जाती है, तो जाति वैसी ही रखो और जोड़ो, मतलब तोड़ो नहीं, जाति तोड़ो नहीं, जाति तोड़ के समाज जोड़ो, ये खत्म हो गया। तो यही दिक्कत बन गई बीच के 20-25 बरस में। तो ये फिर से पटरी पर अगर लाना है तो देयर शुड बी अ सिंगल पॉइंट प्रोग्राम ऑन विच कास्ट एनिहिलेशन मूवमेंट शुड बी एडॉप्टेड। वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन। नहीं, आई एग्री विद पॉइंट, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग इसके लिए तैयार भी हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन व्हाट शुड बी लाइक दी इसका जो फ्रेमवर्क होना चाहिए कुछ की, व्हाट हाउ डू वी ब्रेक द कास्ट सिस्टम, इसके लिए क्या क्या चीजें कंडीशंस आप समझते हैं, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या क्या सोचा है? उसमें एक चीज ऐसी है कि इंटरकास्ट मैरिजेस शुड बी पॉजिटिवली प्रमोटेड। यस। तो सत्यशोधक मैरिज हो गए या बुद्धिस्ट मैरिज हो गए। जी। तो मेरी माँ ने उसके जिंदगी में कम से कम 100 सत्यशोधक इंटरकास्ट मैरिजेस, अच्छा, हमारे पिताजी के नाम जो संस्था है, उसके बाद पैसा वैसा कुछ नहीं होता है। जी। लेकिन वो देहात की एक है, एक बिल्डिंग वगैरह है, उधर हम जमा हो सकते हैं। अच्छा। तो इतना काम उसने सर एकदम ऐसे ही किया है, कुछ उसके लिए वो ज़्यादा कुछ किया नहीं, उसका जो काम होता ही था वही उससे में ही किया उसने। तो ये अगर हर एक गाँव में हो, जी, हर एक बड़े गाँव में, तो कितने हद तक, क्योंकि ये लोग घबराते थे, इनके भी पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स का इसके खिलाफ थे, तो किधर जाके हम शादी करेंगे। जी, ओके। तो उनको लगता था कि इधर जाएंगे तो हम सुरक्षित हैं। ऐसा सुरक्षित जगह अभी लोगों के लिए नहीं है। ये सुरक्षित जगह प्रोवाइड करना कि जब मैंने दूसरे दलित ने सवर्ण लड़की के साथ प्यार किया, इसके लिए मेरा खून होता है जी, फिर भी दूसरा दलित भी फिर से वही करता है जी। ये अगर सिचुएशन है तो उनको अबॉर्ड देना, ये बड़ा प्रोग्राम इस देश में होना चाहिए, विच कैन बी एंटी कास्ट प्रोग्राम, कास्ट एनिहिलेशन प्रोग्राम हो सकता है। बहुत सारे हमारे साथी लोग लिख रहे हैं कि जब दलितों का मर्डर होना है तो वो समझा रहे हैं कि काहे को तुम इन लड़कियों, मतलब दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ वेरी I don't agree with that remark. नहीं, it is a revolt. It is a revolt. It is a revolt basically. मैंने कहा कि नितिन आगे अगर ये कहता है तो नितिन आगे के पहले भी दूसरा कोई हुआ था, उसका भी मर्डर हुआ था, ये मालूम था नितिन आगे को, फिर भी नितिन आगे ने किया। दिस इज अ रिवोल्ट। और ये हर एक गांव में हो रहा है। And we have to support them and at least provide them protection. Maratha daughters are getting killed because they are getting married with the untouchable boys. और उधर भी रिवोल्ट है, फिर भी और मराठा गर्ल आ जाती है, उसको मालूम है कि इसी गांव में ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से ये एक प्रोग्राम होता है, इसको बढ़ावा देना है। जी।
तो दूसरा प्रोग्राम ऐसा ऐसा रखा है, ये प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत हुआ हाँ दूसरा है कि हमने देखा है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी अभी पुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त से भी वैसा है, कुछ बदलाव नहीं है उसमें। तो ये जो छोटे व्यवसाय है, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर चमार है तो चमार का काम ज़्यादा मशीनरी लगा के हो, ऐसी मशीनरी उसको दे दो। लेकिन इसका माने ये होता है कि चमार में चमार ही रहना चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन रिसर्च वगैरह चलता है तो कास्ट जॉब्स के बेसिस पर चल रहा है। जो मांग है महाराष्ट्र में मादिगा है जी, तो उसको ये दोरी करने का ये कुछ वही काम देगा जो मशीन छोटा दे दो उसको, जो हाथ से करता है तो मशीन से करो। तो दिस शुड बी अटैक्ट। जैसे जो भी कुछ होगा वो कास्ट बायस नहीं होना चाहिए। जो जॉब का बेस कास्ट जो है वो खत्म होना चाहिए। तो हम डिमांड ऐसे करेंगे कि जो कास्ट से कुछ संबंध ही नहीं है, ऐसे नए चीज़ों की बात करेंगे। कि मानो कि महार वतन की ज़मीन है महाराष्ट्र में जी, तो ये ज़मीन छोटी होती है, तो ज़मीन कॉमन में अगर करना चाहते हो तो हमें इंदिरा आवास का घर दे दो, इसको ये अम्बेडकर आवास दे दो, इसका दूसरा कुछ दुकान डालने के लिए कुछ पैसे दे दो जी। ये हमें नहीं चाहिए, हमें ग्रीन हाउस चाहिए। अभी जो ग्रीन हाउस है ये इट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका कुछ पुराने मेरे कास्ट से संबंध नहीं है। जी जी जी। और ये बहुत बड़े बड़े किसान करते हैं, कर रहे हैं जी। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी के आधार पर अत्याधुनिक छोटी इंडस्ट्रीज का प्रस्ताव हम रखेंगे। देखिए नेचुरल फाइबर्स से नॉन वोवन फैब्रिक तैयार करना, दिस इज द मोस्ट मॉडर्न काइंड ऑफ यूज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। अभी नॉन वोवन फैब्रिक का इस्तेमाल जो है वो बहुत एडवांस तरीके से अलग अलग चीज़ों में होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर इंसुलेशन के फंक्शन तक। जी। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं कि जिसके आधार पर छोटी इंडस्ट्री भी हम चला सकते हैं। जी जी जी। बड़े रूप वाली इंडस्ट्री की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम कुछ लिस्ट निकाल सकते हैं, निकाली भी है जी। तो उसके आधार पर हम कहेंगे कि हमें इस्टेब्लिश करके देना और मार्केट कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने की प्राथमिक जवाबदारी स्टेट ने लेनी चाहिए। हमें हमारा घर बांधने के लिए पैसा नहीं चाहिए। जी जी जी। हम हमारे खुद के पैरों पर खड़ा रहना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये हमें उसके लिए ज़रूरत होने वाला पानी और उसके लिए ज़रूरत होने वाले जिसको हम बीज भांडवल कहेंगे, सीड कैपिटल, ये इट शुड बी गिवन टू। ये डिकी वाला नहीं है। जी जी जी, समझ रहा हूँ। तो ये हमें गांव में जो है उनके लिए, क्योंकि अगर रास्ता स्टील ग्रिड के बजाय नेचुरल फाइबर का ग्रिड जो है, बाम्बू नेचुरल फाइबर, बिल्कुल इसके आधार पर हो सकता है, तो वो उससे भी ज़्यादा टिकाऊ रास्ता बन सकता है। उसका ज़्यादा बरस टिकने वाला रास्ता हो सकता है, ये प्रूव भी हुआ है। जी। तो ये जो है ये अगर हम कर सकेंगे हर गांव में तो इसका बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो होगा ही, लेकिन हमारा कास्ट का कुछ संबंध ही नहीं रहेगा। ये क्रॉस कास्ट जो लोग हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। ये मराठा है, कुणबी है, माड़ी है तो खेती में गए, नहीं तो यही जॉब में गए। यानी कि महाराष्ट्र में सफाई कामगारों में सिर्फ ये मांग और मार ही जाते हैं, या तो बोझ उठाने वाली चीज़ों में धनगर और मराठा जाते हैं। ऐसा मॉडर्न जॉब में जो कास्ट डिवीजन हो गया है, कास्ट बेस हो गया है, वो भी टूट सकता है। तो वो आपसे आप नहीं टूटेगा, लेकिन एक क्रॉस कास्ट एंड नॉन कास्ट बेस ऑफ द जॉब, ऑफ द इनोवेटिव प्रोडक्शन, ये क्रिएटिव
हमारा कुछ जो है ज़िंदगी चलाने के लिए ये हमें मॉडर्न तरीके का चाहिए, ये इसके बारे में एक डिमांड उसमें थी। इसके ऊपर एक मोर्चा भी सिंधुदुर्ग में हम लोगों ने किया था, और देवर बैफल्ड, उनको समझ में नहीं आता इससे डील कैसे करना। और उसमें दलित नेतृत्व था। इतना ट्रेजिडी है मूवमेंट का कि सत्यशोधक जन आंदोलन का एक उधर का कार्यकर्ता उसका नेता बने, ऐसा हमने कोशिश किया। वो उधर के मराठा, कुणबी, आदिवासी और दलितों का एक नेता उभर के आया, और फिर से इंटेलेक्चुअल लोगों ने उसको वो अलायंस को तोड़ दिया। तो मेरा कहना ऐसा है कि ये पॉसिबल है, लेकिन प्रूव हो गया कि लोग इकट्ठा, क्रॉस कास्ट लोग इकट्ठा आ सकते हैं इसके ऊपर। और कास्ट टूटने की एक प्रक्रिया, जब हम इकट्ठा काम करेंगे, मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर हम सभी मेजॉरिटी लोग सफाई कामगार या मजदूरी में ही जाने वाले हैं, जो एक्स अनटचेबल है, या तो रैक पिकर्स में ही जाने वाले हैं, तो रैक पिकर तरुणी का प्रेम और उसी के ही समाज में ज़्यादा होगा ना। प्रेम विवाह का अगर होना है तो वही होगा। तो इकट्ठा तो मिलना जुलना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम में से जो लोग सीखेंगे, अरुण कांबळे जैसे या आठवले जैसे, आठवले ज़्यादा सीखा नहीं छोड़े, लेकिन उनका ब्राह्मण औरत से विवाह शादी हो गया, लेकिन हम बाकी के लोग कैसे हैं? बाकी के लोग उसी में मांग का मार से होगा ज़्यादा। और उसमें एक बड़ी समस्या ये भी आई कि जो ये इंटरकास्ट मैरिजेस हुए और लोगों ने, मतलब उसमें से बड़े रेडिकल लोगों ने, जिनका आप नाम लेते, कुछ साथियों ने मेरा इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने जब जैसे टीना डाबी की शादी हुई तो हमने ऐसे पूछा था, हमने पूछा ढाले साहब से, ये पूछा हमने कि भाई आपको कैसे लगा, तो उन्होंने कहा कि जो है अपने समाज को छोड़ के तो शादी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका, तो हमने कहा एनिलिशन ऑफ कास्ट का मूवमेंट कैसे उससे होगा, क्योंकि एक लेवल पे आप तो ये मानेंगे ना कि इंडिविजुअल चॉइसेस ट्रू मैटर्स, कि भाई एक टीना डाबी एक इंडिविजुअल भी है, वो एक स्टेज पे पहुंच चुकी है, अपने जीवन का निर्णय ले सकती है, और शायद हम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमको लग रहा है कि जो लोग आने को तैयार हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं लोगों के, इंडिविजुअल्स के, और उसके आड़े आ रहे हैं, उसके आड़े आ जा रहे हैं। और हमने हर मूवमेंट का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो सम टाइम, मतलब आप तो इतने हिस्से से देख रहे हैं कि क्या ऐसा है इंडिया के अंदर, आपको लगा कहीं पर कि सम टाइम वी हैव नॉट डेवलप्ड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दीज मूवमेंट्स एंड दे बिकम इंडिविजुअल सेंट्रिक, एंड इंडिविजुअल बिकेम मोर पावरफुल देन द मूवमेंट, और वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया। हुआ है ना, ऐसे हुआ है कि आज़ादी के आंदोलन क्यों गांधी के नेतृत्व में होगा, या बुझवा जिसको कहा जाए, ऐसा होगा, हम कह सकते हैं जी। लेकिन आज़ादी का आंदोलन ऐसे आंदोलन था जिसमें सभी तरीके के लोग बिल्कुल थे जी। और उसमें जितने इंटरकास्ट मैरिजेस हुए उतने इंटरकास्ट मैरिजेस बाद में अगर परसेंटेज देखा जाए तो बाद में हुए नहीं है, तो अभी होने लगे हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी जानलेवा हमले हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये लोग जो इकट्ठा आएंगे, ये नॉन कास्ट बेस्ड क्रिएटिव जॉब में आएंगे, तो फिर उनके ऊपर प्यार भी हो जाएगा, प्यार की शादी हो जाएगी, ये एक दूसरे से मिलजुलेंगे तो शादी हो जाएगी, नहीं तो होगी कैसे? बिल्कुल। तो हमारे कास्ट के लोग इसी जॉब में हैं, एक ही जॉब में, तो प्यार भी एक ही कास्ट में होगा ना। सही कह रहे हैं। लेकिन अगर अलग डायमेंशन देखेंगे तो we are at the end. एक नया कास्ट भी फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, जैसे आईटी वाले बच्चे सिर्फ आईटी से शादी कर रहे हैं, तो मे बी इन फ्यूचर दैट कैन बी अ न्यू कास्ट, डॉक्टर के साथ शादी करना है, इररिस्पेक्टिव अदर माइथोलॉजिकल। आप जो कह रहे हैं कि ये समाज ने जो तबके की है, जो हायरार्की बनाई है, उसके बाद आप कर, उसको तो ब्रेक हो जाएगा ना, कब से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन एक नया भी बन सकता है। हम जो कह रहे हैं ये वो छोड़ के बाकी के लोगों की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए अल्टरनेटिव कैसे होगा? लेकिन एक दूसरा भी तो ये एक ही स्तर की तबका होगा ना ये, वो क्लास उनकी हम सोच ही नहीं रहे। वो गए तो गए, वो उनको ब्राह्मण बनने दो, उनके हम सोच नहीं रहे, बिल्कुल सोच नहीं रहे। जी जी जी। और तीसरी बात हम कहेंगे कि एक अल्टरनेटिव कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि हमने इधर एक गण व्यवस्था दिन बम्बई में शिवसेना के हेड एज में
ये बाल ठाकरे के यंगर एज में और दिलायल रोड में ही किया था, जिसमें गणपति को डम्बुडेरिया जो महात्मा फुले ने कहा है, जी जी जी, ना चिमुड़ आता है नाक से उसके वगैरह वगैरह टाइप का, तो वही कविता भी लगाई थी उधर। कुछ हमारे ऊपर कुछ हमला नहीं कर सका। अच्छा, तो ये जो है ये क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि हम लोगों ने उसका जो अंदरूनी सभी स्टोरी है वो लगा के एक तरीके से प्रेजेंट किया, उसको एक अल्टरनेटिव दिया जी कि गण व्यवस्था थी और गण व्यवस्था में कैसे चलता था, और गण व्यवस्था खत्म करके गण व्यवस्था का याद तुम्हारे दिमाग में कैसी रहे, तो ये गणपति के रूप में रहे। तो आप गण व्यवस्था को याद में रखने वाले और उसको फिर से समता लाने वाले या ये याद में रखने वाले। तो ये 10 बरस तक, जब तक हम कुछ बरस, बहुत सारे लोग बम्बई में थे, ये गण व्यवस्था दिन करके मनाते थे। अच्छा, बाकी सभी जगह गणपति मना रहे थे उसी जगह में। अच्छा, अलग अलग, आपको कभी थ्रेट नहीं हुआ? कुछ नहीं। आपने तो इतने साल पहले जो विवाह वर्कर्स किया, उसमें भाग लेते थे। आप लोगों का इतना साल पहले विवाह हुआ है, प्रेम विवाह भी आपने किया है, तो कभी आपकी शादी को लेके कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने धमकी दिया हो, कोई बॉयकॉट हुआ हो, कुछ परेशान हुए हो लोग? नहीं, हमारे बारे में थोड़ा ऐसा था कि हमारी फैमिली एक पहले से ही एक उसको कुछ कहना जरा मुश्किल ही था समाज में। ये हमारा ट्रेडिशन तोड़ने वाले ही लोग हैं जी, इनको हमको छोड़ दिया था उन्होंने सुनने वाले नहीं करके। अच्छा, क्योंकि मेरे माता पिता की भी शादी रिवोल्ट की शादी है। वो भी इंटरकास्ट मैरिज है? नहीं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, लेकिन मतलब अपने आप में इंटर सब कास्ट मैरिज है। अच्छा, सब कास्ट मैरिज। तो यानी कि ये जो है कि गरीब मराठा इज कुणबी। जी जी जी, तो कुणबी जब मस्तवाल हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी, तब वो मराठा कहलाता है। दैट इज द सेइंग इन मराठी। तो वो मराठा थे और हम कुणबी थे ना। अच्छा, हमारे पिता वगैरह। अच्छा अच्छा, तो हमारे मेरे दादा माँ के पिताजी क्यों ना कम्युनिस्ट हो या कुछ हो, समाज के वजह से उनको कहना पड़ा कि नहीं, हम उसको अपोज करते हैं मैरिज को। अच्छा, शी हैज रिटन इट इन सो मेनी वर्ड्स ओके, इन हर डायरी। तो उसके जाने के बाद हम उसके जो लिख रहे थे उसके डायरी के आधार पर उसमें हमने पढ़ा है सभी। अच्छा, तो ये इंटर सब कास्ट भी है। मातंग बौद्ध हो गया जी, और महार बौद्ध हो गया, शादी नहीं करते ना। नहीं, वो तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, वो तो ये ऐसे है ही। लेकिन जैसे आपका तो शी वॉज एन अमेरिकन सिटीजन, फिर इंडियन सिटीजन बनी, तो ये भी बहुत आजकल जिस प्रकार का माहौल है, खास करके तो इसका माने एक हमारे बारे में एक होगा कि हमारी बेटी की शादी होना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, अगर शी वॉज गोइंग टू डू अ ट्रेडिशनल मैरिज, तो वो ट्रेडिशनल मैरिज करने वाले नहीं थे, तो मुश्किल होने का सवाल नहीं था। जी 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 जी, तो ये सवाल तब हो जाता है, ये तो नहीं बनता। तो ऐसे दूसरा है कि जो भी कुछ नॉन कास्ट फेस्टिवल्स हैं, जो कास्ट के फेस्टिवल बनाए हैं, जी जी, उनको ब्राह्मण लाए गए हैं, ये जो निसर्ग के क्रिएटिविटी से संबंधित फेस्टिवल्स है, ये एक बड़ी, क्योंकि आप इसका जवाब ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सेलिब्रेट करते हैं ना, जैसे यहाँ बाली राजा का दिवस आप मनाते हैं। एक बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर भारत में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे होली, दिवाली, ये त्यौहार आते हैं। अब त्यौहार तो सब मनाते हैं, त्योहारों के असल में किसानों से जुड़े हुए थे ज़्यादातर, लेकिन उसमें ब्राह्मण कब्जे में करके बैठ गए। अब कोई जो खास करके अम्बेडकरवादी साथी हैं, वो भी परेशान होते हैं कि भाई उन्होंने हैप्पी दिवाली किसी ने बोला तो लोग बोलते हैं आज से मेरे को दिवाली की ग्रीटिंग मत देना भाई, हम तो बुद्धिस्ट है या वो है। तो इन कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे डील करें? नहीं, हमें अगर दिवाली की ग्रीटिंग आती है तो उसको हम जवाब देते हैं, इड़ा पीड़ा जाओ बलि के राज जाए, आना चाहिए। इड़ा पीड़ा जानी चाहिए, बलि का राज आना चाहिए, ये हम उसको जवाब देते हैं। अच्छा, तो अभी गुरु पूर्णिमा हो गई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हम उसको अत्यधिक हो करके जवाब देते हैं। दिया भी है अभी, परसों ही सभी। ये बहुत सही आपने बताया, कम से कम हमारे साथी सुनेंगे तो नहीं, मैं खुद 22-23 वर्ष के पहले बौद्ध बन गया ना। बिल्कुल। तो ये कुछ हम पब्लिक में कुछ छुपा के नहीं रखा। होली में जैसे आते लोग बताए, अब कैसे मना करें किसी को कि नहीं, हम दूसरा भी कर रहे हैं कि जो दशहरा होता है, हालांकि महाराष्ट्र में वो प्रोडक्टिविटी का फेस्टिवल है, तो
उसमें तो बीज बोते हैं और उसका बीज उग के आते हैं जी। तो ये देवियाँ अभी बिठाते महाराष्ट्र में सब। तो हम कुछ गाँव में अभी ऐसे यश मिला है हमको कि जिधर हम उनके उधर जितने लोग जाते हैं उससे ज़्यादा लोग ये फेस्टिवल में आते हैं कि जिधर देवी नहीं बैठते। अच्छा। वो जो घट है जिसमें बीज है उस फेस्टिवल में ये आते हैं। तो यही ये जो भारत जी ने यहाँ पर बात कही विकल्प की, सांस्कृतिक विकल्प हमारे पास ज़रूर होने चाहिए और वो पहले से मौजूद भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सारे जो त्यौहार थे हमारे वो बहुजनों के त्यौहार थे। हमें बलिराजा के नाम से पीपल्स डैम भी बांधा है। जी, बलिराजा के नाम से पीपल्स डैम उनका बना हुआ है। तो ये विकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दिया, ज्योतिबा फुले ने भी दिया और वो विकल्प को अगर हम ले जा सके आगे तो शायद हमारे आंदोलन सफल होंगे। उनकी दृष्टि में जो है आज के दौर पे सारे जो अम्बेडकरवादी हैं, सत्यशोधक लोग हैं या प्रगतिशील कहने वाले मार्क्सवादी हों, जाति उन्मूलन का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण है वो देश को एक करने के लिए। और दलित, महिला और बहुजन सारे समाज को इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हकों के लिए। और उनके पास बेहतरीन विकल्प भी हैं, उनके पास बेहतरीन जो समाज में दिया हुआ दर्शन भी है जो फुले और अंबेडकर का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनका आंदोलन मजबूत होगा, श्रमिक मुक्ति दल के और लोगों के साथ में भी। और गेल और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत लंबे समय तक आपने जो है हम लोगों को मार्गदर्शन भी किया है। गेल के लेखन से जो है देश भर में और देश के बाहर भी लोगों को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो लेख हैं, जो उनके ओरिजिनल राइटिंग्स थे, उनका पता चला। और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका बहुजन समाज के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपका धन्यवाद कि ये हम पहुंचा सके आप तक। जी बिल्कुल।